और इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो हमारी जानकारी है, जो हमारी सूचना है, बिहार में इस बार एनडीए की 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए सरकार 2/3 बहुमत से जीत के आ रही है। उनको भी होगा। द इकोनॉमिस्ट पत्रिका दुनिया की एक मानी जानी पत्रिका है, जिसने एक समय बिहार को इंडियाज आर्म पिट कहा। साथियों, उसी ने नीतीश कुमार जी के शासन में बिहार की सराहना करते हुए उसी इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि बिहार भारत की सबसे अप्रत्याशित लेकिन शानदार टर्न अराउंड स्टोरी बन चुका है। यह उस इकोनॉमिस्ट ने लिखा है, मैं यह बात नहीं करता। उन्होंने लिखा है कि कैसे बिहार में सड़कें बनी, कैसे बिहार में स्कूलों में बच्चे पूछने लगे, कैसे बिहार में कानून और व्यवस्था में सुधार हुआ है और विकास की एक नई धारा बिहार में प्रारंभ हुई। यह उन्होंने कहा। यही अंतर दिखता है साथियों, जब नेतृत्व मजबूत हो, नीयत साफ हो और शासन में ईमानदारी हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे उप मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे मंत्री हों, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं। मेरा पूरा विश्वास है कि वही बिहार जिसे दुनिया कभी गौरव से देखती थी, आज वो प्रेरणा बन सकता है और बन रहा है। साथियों, लालू जी कहते थे कि उन्होंने बिहार को स्वर्ग नहीं स्वर्ग दिया। याद होगा आपको, उन्होंने स्वर्ग नहीं स्वर्ग दिया है। लेकिन वैसे साथियों, ये सच है कि उन्होंने बिहार को न स्वर्ग दिया, न स्वर्ग दिया और न बिहार को स्वाभिमान दिया। बस दिया यदि लालू जी ने तो डर दिया, भ्रष्टाचार दिया और दबंगों का राज दिया। जिस दौर में शिक्षा की जगह जाति का कार्ड चलता था, नौकरी की जगह टिकट और ठेका मत करता, उस दौर को क्या स्वर्ग कहेंगे आप? साथियों, स्वर्ग तो तब आता है जब हर वर्ग, हर तबका बोले। लेकिन लालू जी के राज में बोलने का वक्त कुछ बाहुबलियों और उनके दरबारी अफसरों का ही, और कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। गरीब, पिछड़ा, दलित सबकी आवाज को कुचलकर सत्ता को अपनी संपत्ति बना दिया। उस समय को याद कीजिए जब किडनैपिंग केस में सेटलमेंट किसी सरकारी घर में हुआ करते थे, और नाम नहीं लेना चाहता, किसी सरकारी आवास में हुआ करते। साथियों, मतलब जनरल राज में सत्ता में बैठे लोग सिर्फ चारा ही नहीं खाते थे, हफ्ता भी खाते थे। और आज जो आरजेडी या कांग्रेस की टीम वापस लौटने का ख्याली सपना देख रही है, साथियों, ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार को बंजर किया। यह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। लेकिन मैं मानता हूं कि बिहार की जनता अब जाग चुकी है। बिहार की जनता राजनीतिक दृष्टि से काफी जागरूक है। इसलिए अभी यहां जातिवाद नहीं चलेगा, तो बिहार में केवल विकासवाद चलेगा। इस बार चुनाव सिर्फ विकास पर होगा और जवाब मिलेगा उन सभी को जो बिहार को फिर से अंधेरे में धकेलना चाहते हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लालू यादव पे तंज कसते हुए कहा है कि लालू यादव नाम तो लेते हैं कर्पूरी ठाकुर का, लेकिन उन्होंने कर्पूरी ठाकुर का कभी सम्मान नहीं किया है। कर्पूरी ठाकुर का वो महज नाम लेते हैं, साथ ही वो अंबेडकर के प्रतिमा का भी अपमान किया है। वो सत्ता का साधन नहीं, समाज सेवा का माध्यम बनाया, वह शख्सियत थी जननायक कर्पूरी ठाकुर। उन्होंने पिछड़ों, अति पिछड़ों और वंचितों को उनकी हिस्सेदारी देने के लिए जो कर्पूरी फार्मूला है, वह सिर्फ आरक्षण का गणित मात्र नहीं था,
वह सामाजिक न्याय का एक पूरा दर्शन था मेरे साथियों, और मैंने भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए उसका अनुसरण किया। साथियों, आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो वो उसी दर्शन का विस्तार है जिस दर्शन को जननायक कर्पूरी ठाकुर ने दिया था। साथियों, हमारी सरकार ने सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए जाति जनगणना की अनुमति दे दी है। मोदी जी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता दिलाई है। यही तो है कर्पूरी ठाकुर की विरासत को आगे ले जाना। कर्पूरी ठाकुर की विरासत को यदि आगे कोई ले जा सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही ले जा सकते हैं मेरे बहनों भाइयों, और कोई दूसरा नहीं ले सकता। और साथियों, इतना बड़ा राजनीतिक और नैतिक विरोधाभास है। लालू प्रसाद जी यादव जो हर वक्त पर कर्पूरी ठाकुर जी को अपना गुरु कहते हैं, उनके विचारों, उनकी सादगी और उनके सिद्धांतों की सबसे अधिक उपेक्षा यदि किसी ने की है तो उनकी सरकार ने ही की है। कर्पूरी जी ने जिन मूल्यों को, समाजवाद, ईमानदारी और अंतिम व्यक्ति तक न्याय के लिए अपना जीवन खपा दिया, उन्हीं मूल्यों का लालू यादव जी के साथ हमने उसके साथ खूब मजाक किया गया, सारे मूल्यों को उछल डाला गया। हालांकि लालू जी सार्वजनिक रूप से तो कर्पूरी जी के साथ अपनी घनिष्ठता प्रदर्शन करते थे, लेकिन निजी तौर पर उनके लिए क्या कहते थे शायद बिहार के कुछ लोगों को मालूम होगा। मालूम है कि कुछ लोगों को नहीं। बहनों भाइयों, कर्पूरी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के लिए आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसा लोग यहां लोगों ने मुझे बताया। यह दोहरा चरित्र है लालू जी, राजनीति में चरित्र दोहरा नहीं होना चाहिए। और यह एक पुस्तक में लिखा हुआ है जिसे मैंने देखा है, वह शंकरसन ठाकुर एक वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने पुस्तक लिखी है ब्रदर्स बिहारी, उसमें इसका उल्लेख किया है। और एक घटना और मैं आपके सामने यहां रखना चाहता हूं, जिसे पढ़कर मेरा मन बहुत व्यथित। और आपको बताते चले कि राजनाथ सिंह ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने दलितों, पिछड़ों के लिए काम किया है। लेकिन जो नीतीश कुमार की सरकार है, जो बीजेपी की एनडीए की सरकार है बिहार में, उसने 2 अक्टूबर 2023 को जो बिहार में जातिगत सर्वे का डेटा जारी किया है, उसके हिसाब से यदि आप देखिए तो बिहार में अभी भी 34% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो 6,000 रुपया महीना नहीं कमा रहे हैं। बिहार में आप देखिए 47.67% लोग 20,000 रुपया से कम कमाते हैं। बिहार में अनुसूचित जाति में 42% लोग गरीब है और अनुसूचित जनजाति में 42.70% लोग गरीब है। अति पिछड़ा में 33.6% लोग गरीब है। पिछड़ा वर्ग में 33.16% लोग गरीब है। सामान्य वर्ग में 25% लोग गरीब है। तो इस तरह से आप देखिए, जो एनडीए की सरकार है बिहार में, बीजेपी नीतीश कुमार के साथ कुछ बात को छोड़ के 2005 से सरकार में है, बावजूद यहाँ दलितों, पिछड़ों की स्थिति दयनीय है। और नीति आयोग कहती है, शंकरसन ठाकुर ने अपनी पुस्तक में स्वर्गीय लक्ष्मी साहू की बताई एक घटना का भी उन्होंने उल्लेख किया है। कर्पूरी ठाकुर जी जब विपक्ष के नेता थे, लिखा है कर्पूरी ठाकुर जी जब विपक्ष के नेता थे तो बहुत बीमार चल रहे थे, लेकिन विधानसभा में एक अहम बहस में हिस्सा लेने के लिए उन्हें मजबूरी से घर से निकलना पड़ा। कर्पूरी जी का जीवन अत्यंत सादा था, न गाड़ी न तामझाम। उन्होंने अपने सहयोगी शिवानंद पासवान से कहा था कि लालू यादव से पूछो, अगर संभव हो तो अपनी जीत से मुझे विधानसभा छोड़ दे। क्या मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मुझे क्षमा किया जाए। जो वरिष्ठ पत्रकार ने लिखा है उसी की बात में कह रहा हूं। अब सोचिए, एक बीमार, वरिष्ठ और सम्मानित नेता की छोटी सी मदद की बात थी। वो लालू जी जो खुद को कर्पूरी भक्त कहते थे, उन्होंने क्या जवाब दिया हो उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लालू जी ने कहा,
मेरी जीत में तेल नहीं है। और वैसे भी कर्पूरी जी इतने बड़े नेता हैं, वो अपनी कार क्यों नहीं खरीद लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी को लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ जुबान से गुरु कहा, लेकिन कभी भी मेरे दोस्तों मन से उनका सम्मान नहीं किया है। और जो कुछ भी मैंने कहा है, मैंने एक पत्रकार की बात कही है, उसे मेरा जुमला न माना, लेकिन उन्हीं कर्पूरी बाबू को सच्चा सम्मान तब मिला जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान की अकेली राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसके कृति और कथन, जिसके वर्ड्स और डीड, कहने और करने में कोई अंतर नहीं है। और नीति आयोग कहती है कि बिहार में हर दूसरा व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है। पलायन यहाँ रोजगार का प्रमुख जरिया है। पलायन सरकारी डेटा के हिसाब से भी 3.5 करोड़ से अधिक लोग बिहार में पलायन को मजबूर हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य में बिहार देश में सबसे पिछड़ा राज्य है और ये बदस्तूर 3 दशक से जारी है। इसी तरह से आप यदि देखिए तो पलायन में या फिर प्रति व्यक्ति आय अभी भी बिहार में सबसे कम है। इस सब के बावजूद चुनाव को देखते हुए राजनाथ सिंह ने कहा है कि अभी देश में पॉलिटिकल पार्टी का जनता के बीच विश्वास का संकट है और बीजेपी ऐसी पार्टी है जो विश्वास के संकट को तोड़ के जनता के विश्वास पे खड़ा उतर रही है। उन्होंने बिहार के अतीत का हवाला दिया और कहा ये इसलिए ज़रूरी है कि अतीत को हर हाल में याद रखा जाना चाहिए ताकि ऐसी परिस्थितियां फिर ना आए। यह एक सिर्फ पुरस्कार नहीं था, यह एक राजनीतिक और नैतिक घोषणा थी। जो लोग सच्चे समाजवादी थे, जो वंचितों की आवाज थे, जो सत्ता में रहकर भी सारा जीवन जीते थे, वे ही असल में भारत के रत्न हैं। इसीलिए उन्हें भारत का रत्न दिया गया। साथियों, लालू जी के मुख्यमंत्री रहते समय कर्पूरी जी की विरासत और मूल्य दोनों को हाशिए पर डाल दिया गया। विरासत और मूल्यों को दोनों को हाशिए पर डाल दिया गया। यहां तक कि न तो उनका कोई स्मृति स्थल बनाया गया, न तो उनके नाम पर कोई ठोस योजना, उनके नाम पर न कोई विचारधारा का प्रचार, कुछ नहीं किया। सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने न सिर्फ कर्पूरी का नाम नई पीढ़ी को फिर से याद दिलाया है, बल्कि उनकी जीवन शैली और सिद्धांतों को 21वीं सदी की राजनीति का आदर्श बनाया है। साथियों, महापुरुषों का अपमान करना कोई दलों की आदत बन चुकी है। सम्मान देना तो दूर, ने अपनी राजनीति की चौखट पर बिछा देना ही यह उनकी शैली बन चुकी है। साथियों, हाल ही में देश की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला एक दृश्य वायरल हुआ था, शायद आपने भी देखा होगा, जिसमें लालू यादव जी के जन्मदिन समारोह में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लालू जी के पैरों के पास रखी। सोचिए साथियों, सोचिए साथियों, कोई सामान्य गलती नहीं थी। यह उस मानसिकता का प्रतीक था जिसने दलितों और पिछड़ों के अधिकारों के प्रतीक पुरुष के लिए सम्मान की कोई जगह ही नहीं है। और मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि इनमें से माफी की उम्मीद करना भी गलत है, क्योंकि जिनके दिलों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए सम्मान नहीं, वो कभी पश्चाताप नहीं कर सकते मेरे दोस्तों। आरजेडी जैसे दल बाबा साहब की तस्वीर ही नहीं, उनके विचारों को भी कोई भाव नहीं देते हैं, कोई बोल नहीं देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब और उनके दिए गए मूल्यों को अपने दिल में बसाती है। भाजपा की सरकार ने बाबा साहब से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया है। हमारी सरकार ने बाबा साहब के विचारों को नीति में बदला है और उनके दिखाए रास्ते और मूल्यों का अनुसरण किया है। बाबा साहब ने के दिशा निर्देश को मानते हुए समाज के
अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने किया है, तो हमारी सरकार ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और यही प्रयत्न हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब भारत के प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी किया। यही फर्क है प्रचार और प्रतिबद्धता में, और यही फर्क है दोस्तों दिखावे भक्ति में। साथियों कुछ लोग और बिहार में कुल जमा जो अति पिछड़ा वोट है, दलित वोट है, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाई और विपक्षी पार्टी राजद मुख्य बार बार अतीत की बात क्यों करते हैं, जो गुजर चुका है उसकी बात क्यों करते हैं। हम इसलिए बात करते हैं ऐसे लोगों का असली चेहरा जनता को याद रहे, ऐसा न हो कि देश की जनता उसे भूल जाए। वे इन लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में न आ जाए, क्योंकि वो खतरा भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। वो सोच, वो व्यवस्था, वो भ्रष्टाचार जिसने बिहार को वर्षों तक अंधेरे में धकेला है मेरे दोस्तों, वो आज भी नया रूप लेकर हमारे सामने खड़ी है। हम सबको सजग रहना है। साथियों, आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर बिहार को पिछड़ेपन, बेरोजगारी और अपराध की गर्त में धकेला है। उन्होंने सत्ता को जनसेवा का माध्यम नहीं बल्कि परिवार की सेवा का साधन बना दिया है। युवाओं को रोजगार छीना, किसानों को दर दर भटकने से इन्होंने मजबूर किया है और महिलाओं को असुरक्षा का भाव दिया और युवाओं के भविष्य को इन्होंने अंधेरे में धकेलने का काम किया। आज जब एक नई पीढ़ी आगे बढ़ रही है तो दोस्तों हमारा कर्तव्य है उन्हें सच्चाई से हम परिचित कराएं, हकीकत क्या है। उन्हें बताएं कि अगर बिहार को कोई बदनाम करता रहा तो वही दल थे, और अगर बिहार को कोई नया भविष्य दे सकता है तो केवल और केवल हमारे मोदी जी के नेतृत्व की सरकार दे सकती है केंद्र में, और प्रदेश में नीतीश जी के नेतृत्व की हमारी एनडीए सरकार ही दे सकती है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि सिवान की धरती ने भारत को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जैसा एक महान सपूत दिया था। एक स्वतंत्रता सेनानी, संविधान सभा के अध्यक्ष और हमारे पहले राष्ट्रपति, जिसकी ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति पीढ़ियों के लिए आदर्श रही है। लेकिन दुर्भाग्य से लालू जी के जंगल राज में यही पवित्र धरती अपराध और आतंक की प्रयोगशाला बन गई। और साथियों, आरजेडी कांग्रेस के राज में बिहार जहां कभी संविधान की गूंज सुनाई देती थी, वहां गोलियों की आवाज गूंजने लगी थी आरजेडी और लालू जी के शासन का। एक सभ्य समाज की जगह खौफ का साम्राज्य कायम हुआ और उस अंधेरे दौर का प्रतिनिधित्व करती थी आरजेडी की लालटेन, और उस लालटेन ने रोशनी देने की जगह लोगों के घर में आग लगाई है। उस लालटेन ने लोगों को रोशनी देने की जगह लोगों के घरों में आग लगाई है। साथियों, आपको नई पीढ़ी को इस इतिहास को केवल याद दिलाना है, क्योंकि इतिहास हमें याद दिलाता है कि जब शासन दिशाहीन और मूल्य विहीन हो जाता है तब कैसे महान भूमि भी अंधकार, अराजकता, अपराध से बंजर हो जाती है। केवल यह लोगों को याद दिलाना है। हम अतीत को इसलिए याद करते हैं मेरे दोस्तों, ताकि भविष्य में वही गलती न दोहराई जाए। और कुछ सामंतवादी मानसिकता के लोगों ने बिहार में समाजवाद का चोला पहनकर लोगों को बहुत दिनों तक ठगा है, बहुत दिनों तक लोगों को बरगलाया है। इसके प्रति भी हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। और जनता को मरने के लिए छोड़ दिया, जनता को समाजवाद का जुमला बस दिया, और इसलिए जरूरी है कि हर कार्यकर्ता, आप जैसा हर कार्यकर्ता, हर जनप्रतिनिधि, हर मतदाता को यह बार बार बताया जाए कि जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया उन्हें दोबारा मौका देना सिर्फ अतीत की त्रासदी को दोहराना होगा, यह भी जनता को बतलाना चाहिए। और साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय से कभी चीन के महान विद्वान वैनशांग दुनिया का अद्वितीय ज्ञानपीठ बताया। नालंदा विश्वविद्यालय को उन्होंने लिखा था कि नालंदा के हजारों आचार्य, अद्वितीय प्रतिभा,
और बुद्धिमत्ता के धनी हैं। वही नालंदा सदियों तक खंडहरों में पड़ा रहा, कोई किसी ने उसकी सुध नहीं की। एक समय था जब पूरी दुनिया भारत के इस ज्ञान के मंदिर की ओर देखती थी, पूरी दुनिया इस ज्ञान के मंदिर नालंदा विश्वविद्यालय की ओर देखती थी। एक समय ऐसा भी आया जब वो इतिहास के पन्नों तक ही वो सीमित रह गया नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नालंदा को फिर से, आप देखिए बिहार में अभी तक 33,000 भिखारी हैं, 28,000 कचरा बीनने वाले हैं, 1 करोड़ खेतिहार मजदूर है, 190 जातियां हैं जिसकी आबादी 1% से कम है। इसी तरह से आप 75 साल के बाद भी यहाँ पे मात्र 0.06% यानी 75,175 लोग ही MBBS स्नातक हैं, 0.07% यानी 95,398 लोग ही डॉक्टरेट या CA की डिग्री प्राप्त किए हुए हैं। और यदि आप देखिएगा यहाँ पे तो आरक्षण को लेके हर पार्टी दावा करती है, पिछड़ों को लेके दावा करती है, दलितों को लेके दावा करती है, लेकिन जो डेटा है वो सब कुछ खोल के रख देती है कि 0.82% लोग यहाँ PG पास है, 6.11% लोग ग्रेजुएशन पास किए हुए हैं और महज 9.19% इंटर पास हैं। इंटर पास करने वालों में सवर्ण 14%, पिछड़ा वर्ग में 10.69%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 7.95%, ST में 7.48% और SC में 5.76% आदमी ही इंटर पास है। और यहाँ पे राजनाथ सिंह लगातार कह रहे थे अपनी एक एक योजना की उपलब्धि गिना रहे और एक नया जीवन मिला है बहनों भाइयों। यह भी पढ़े लिखे लोगों को और बिहार के स्वाभिमानी लोगों को इस बात की जानकारी देनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार नहीं है, यह केवल विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार नहीं है, यह भारत की ज्ञान परंपरा का, मेरे दोस्तों, यह पुनर्जागरण का प्रतीक है। सिर्फ ईंट पत्थर से बनी बिल्डिंग का पुनर्निर्माण यह नहीं है जो हमारी सरकार ने किया है। ये भारत की ज्ञान परंपरा को फिर से विश्व मंच पर स्थापित करने का यह हम सारे लोगों का संकल्प है। आप सभी को पता होगा कि जगत जननी मां जानकी जन्मस्थली पुरौरा राम, जिसकी चर्चा हमारे कई मित्रों ने की है, सम्राट जी ने भी की है, हमारे गिरिराज जी ने भी की है, हमारे नित्यानंद जी ने भी की है और हमारे अध्यक्ष ने भी की है। यह पुरौरा राम सीतामढ़ी को समग्र रूप से विकसित किए जाने के भव्य मंदिर सहित अन्य संरचनाओं की डिजाइन, मेरी जानकारी है कि वह तैयार हो गया है मेरे बहन, जिसे नीतीश कुमार जी ने कुछ ही दिन पहले साझा किया, यह मुझे जानकारी दी गई। और यहाँ पे राजनाथ सिंह लगातार कह रहे थे अपनी एक एक योजना की उपलब्धि गिना रहे हैं, विदेश नीति की सफलता बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता बता रहे हैं, साथ ही वो कह रहे हैं विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था हो गई है भारत। लेकिन ये कहना नहीं भूलते हैं, उसमें ये कहना रह जा रहा है कि अभी भी भारत विश्व के कुपोषितों में हंगर इंडेक्स में 117 नंबर पे है, मानव विकास सूचकांक में 134वें स्थान पे है, मीडिया की स्वतंत्रता में 100 से ज़्यादा स्थान पे है। इसी तरह से भ्रष्टाचार में लगातार उसका बढ़ रहा है। तो ये कैसा GDP है, असमानता दिन व दिन बढ़ रही है। इस तरह से जो मीडिया की स्वतंत्रता अक्षुण्ण नहीं है और मीडिया पे जो कॉरपोरेट हैं उसका एकाधिकार है, तो ये GDP का बढ़ना, ये विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था के बावजूद भी भारत यहाँ पे 80 करोड़ जनता 2 वक्त की रोटी के लिए 5 किलो अनाज पे निर्भर है। तो एक तरफ GDP बढ़ रहा है, वहीं कुपोषण में हम 117वां स्थान पे है। यहाँ भी अयोध्या के भगवान श्री राम मंदिर की तर्ज पर एक विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। उसी तरह साथ साथ अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक रचनाओं का भी विकास किया जाएगा, जिससे यह स्थल एक आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र भी बन सके। इसी नीति को हम कहते हैं विकास भी और विरासत भी, जिसे बार बार हमारे प्रधानमंत्री दोहराते हैं।
साथियों, पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 वर्षों के नेतृत्व को ऐतिहासिक युगांतकारी परिवर्तन के रूप में मान्यता मिली है। बहन भाइयों, विदेशों में आप पहले भी गए होंगे, आपके परिवार के लोग गए होंगे, आपके राज्य के लोग गए होंगे। आपने देखा होगा कि भारत से जाने वाले लोगों को दुनिया के दूसरे देशों में किस नजरों से देखा जाता है। लेकिन आज सारी दुनिया का नजरिया भारत के बारे में बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद बढ़ा है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था, दुनिया भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं सुनती थी। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है, यह भारत की है। साथियों, ये 11 वर्ष सुशासन के साथ साथ एक प्रगतिशील विचार, एक विकास परक दृष्टि और राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक रहे हैं, जिसने भारत की दशकों पुरानी जड़ता को तोड़ा है और उसे विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की मार्ग की ओर ही अग्रसर किया है। साथियों, प्रधानमंत्री जी ने प्रधान सेवक का पद संभालते ही, आपको याद होगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उस समय कहा तो प्रधानमंत्री ने, मैं प्रधान सेवक हूं। प्रधान सेवक का यह पद संभालते ही देश को एक नई दिशा दी। कांग्रेस की वर्षों तक चली दिशाहीन और वोट बैंक आधारित राजनीति को की जगह प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दीर्घकालिक रोड मैप और संरचनात्मक सुधारों को उन्होंने प्राथमिकता दी है। जनधन योजना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे योजनाओं ने न केवल नीतिगत परिवर्तन नहीं किया है बल्कि करोड़ों भारतीयों के जीवन में सकारात्मक रूप से बदलाव लाया है। और कि संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द है, वो संविधान के मौलिक संविधान में बाबा अंबेडकर की कल्पना नहीं थी। वो आपातकाल के बाद उसे लागू किया गया है। इसलिए बीजेपी की सरकार जो छद्म सेकुलरिज्म है उसको बेनकाब करने के लिए इसमें संशोधन करेगी। लेकिन आपको बताते चलें कि भारत के संविधान में, संविधान की आत्मा में ये धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद शब्द रही है। धर्मनिरपेक्षता कोई सिर्फ संशोधन करके जोड़ा नहीं गया है, ये हम लोगों के कल्पना में है, ये संविधान की मौलिक आत्मा में है। ऐसे में ये राजनाथ सिंह का ये कहना कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता बाद में जोड़ा गया है, ये कई सवाल खड़ा करता है। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जन जन तक पहुंचाना है। साथियों, साल 2025 में देश में भारतीय संविधान का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। एक नई बहस देश में छिड़ गई है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में से सोशलिज्म और सेकुलरिज्म शब्द को हटा देना चाहिए, क्योंकि इन्हें आपातकाल के दौरान जबरदस्ती शामिल किया गया था। यह बहस इस देश में कई बार छिड़ चुकी है, इसके पहले भी हो चुकी है, मगर इस बार आरजेडी को लोग इसे बाबा साहब का अपमान बता रहे हैं। दरअसल अब आरजेडी के लोग इसे बाबा साहब का अपमान बता रहे हैं। अरे भाई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का यह अपमान कैसे हो गया? सच्चाई यह है कि दोनों शब्द बाबा साहब के लिखे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता वाली संविधान सभा द्वारा पारित संविधान का हिस्सा कभी नहीं। भारत एक ऐसा देश है जहां की संस्कृति में ही सर्वधर्म संभाव का, मेरे दोस्तों, भाव है। सभी धर्मों के प्रति हम समान का भाव है। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, जहां तक मेरा प्रश्न है, पार्टी का प्रश्न है, हम जाति, पंथ और मजहब, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव करने वाले नहीं। हम इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाले हैं। यह हमारा भारत है जिसने केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को संदेश देने वाला पहला देश इस धरती पर भी कोई है तो भारत है, जिसने वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश दिया है। द होल वर्ल्ड इज योर फैमिली। भारतीय संस्कृति स्वभाव से ही पंथ निरपेक्ष रही है। स्वभाव से ही भारतीय संस्कृति पंथ निरपेक्ष रही है, सेकुलर। यह तो वह धरती है जहां पर हर किसी को अपनी बात का प्रचार करने की छूट रही है। यह भारत ही है जहां पारसी समाज को खुले मन से स्वीकार किया गया है, मेरे बहनों भाइयों। और वे सबसे पहले गुजरात के सूरत पहुंचे,
और आज वे भारत के कई नगरों में सैकड़ों वर्षों से रह रहे हैं। साथियों, केवल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पुराने चर्चों में से एक आज भी केरल में मौजूद है। पुराने चर्चों में भी एक चर्च केरल में मौजूद है। अगर मैं इस्लाम की बात करूं तो पूरी दुनिया में केवल भारत में ही इस्लाम के 72 के 72 फिरके पाए जाते हैं। दुनिया के किसी देश में इस्लाम के 72 के 72 फिरके नहीं पाए जाते। यह हमारे देश की सहिष्णुता और पंथ निरपेक्षता, सेकुलर कैरेक्टर का यह जीता जाता उदाहरण है। साथियों, पूरे विश्व में अगर कहीं माइनॉरिटी, पूरे विश्व में यदि माइनॉरिटी कहीं सर्वाधिक सुरक्षित है तो हमारा और आपका देश हो भारत है, यहाँ सर्वाधिक सुरक्षित है। हमारे पड़ोसी देशों की हालत देखिए। पाकिस्तान में माइनॉरिटी कम्युनिटी की बुरी हालत कर रखी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे ईसाई हो। माइनॉरिटी को छोड़िए, वहां तो सिया, सुन्नी, अहमदिया को लेकर भी आए दिन फसाद हुआ करते हैं। बांग्लादेश की भी परिस्थिति काफी खराब होती जा रही है, खराब हो चुकी है। तो किसी भी सभ्य समाज के माथे पर एक कलंक से कम नहीं है मेरे दोस्तों। साथियों, पड़ोसी देशों में माइनॉरिटी कम्युनिटी पर ढाए जा रहे जुल्म को देखकर हमारी सरकार ने ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित किया, जिसका विरोध उन राजनीतिक दलों ने सबसे ज्यादा किया जो दिन रात माइनॉरिटीज के लिए घड़ियाली आंसू बहाते रहते हैं। उन लोगों ने विरोध किया। क्या दुनिया के दूसरे देशों में माइनॉरिटी, बड़े पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, यदि हम वहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, तो उसके ऊपर कोई जुल्म ढाया जा रहा है, क्या भारत को उनको नागरिकता नहीं देनी चाहिए? यह नागरिकता हमारी सरकार ने दी है। और बहनों भाइयों, पूरे देश को बराबर इन लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है। इन तथाकथित सेकुलर लोगों ने यह कोशिश की है पूरे विश्व में। साथियों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी अकेली पार्टी है जिसने पड़ोसी देशों में माइनॉरिटी पर होने वाले जुल्म को खत्म करने के लिए नागरिकता कानून में संशोधन किया। न केवल वकालत की बल्कि सरकार बनते ही उस पर काम भी प्रारंभ किया और उसके बाद में पारित भी कर दिया। इसे कहते हैं सच्चा सेकुलरिज्म, इसे कहते हैं सच्चा पंथनिर्भर। मैं सेकुलरिज्म के नकली पैरोकारों से मैं पूछना चाहता हूं कि जब साल 1976 में आपातकाल के दौरान संविधान के 42वें संशोधन के माध्यम से सेकुलर शब्द जोड़ा गया, तो क्यों इन शब्दों को जम्मू और कश्मीर के संविधान में नहीं जोड़ा? क्या जम्मू एवं कश्मीर वो सेकुलर नहीं होना चाहिए? उसमें नहीं जोड़ा, जहां पर कश्मीरी पंडितों को मजहब के आधार पर टारगेट किया जा रहा है। और साथियों, हमने भारतीय संविधान की धारा 370 को समाप्त किया है और तब जाकर जम्मू कश्मीर में वास्तव में जम्मू कश्मीर ये सेकुलर हो पाया। साथियों, भारतीय संविधान का एक लिविंग डॉक्यूमेंट, जीवंत डॉक्यूमेंट है। भारतीय संविधान एक हमारा जीवन, एक दस्तावेज है। उस पर स्वस्थ तरीके से बहस का चलना लोकतंत्र की ताकत की निशानी है। मैं ऐसा मानता हूं, मगर जनता को संविधान के नाम पर गुमराह करने की जो कोशिश एक बार फिर कांग्रेस और आरजेडी के लोग करना चाहते हैं, उसमें वे इस बार कामयाब नहीं होंगे। और इस देश में सेकुलरिज्म को सबसे अधिक खतरा यदि किसी से है तो इन छद्म सेकुलर वादियों से है। मेरे बहनों भाइयों, इसके प्रति भी हम सबको सजग रहना चाहिए। साथियों, हमारे देश के सामने सेकुलर सिविल कोड को लागू करने का संकल्प किया। भाजपा के संकल्प पत्र के निर्माण समिति का भी मैं अध्यक्ष रहा। तो मैं तो यही कहूंगा कि मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं। जो कहा है अक्षरशः पूरा किया है। और साथियों, यह काम भी वो जरूर करेंगे जो लोग भी सेकुलरिज्म को सही मायने में मानते हैं। उन्हें सेकुलर सिविल कोड के निर्माण में अपना समर्थन देना चाहिए, यह भी मैं अपील करना चाहता हूं। साथियों, गांधी जी ने किसी भी कार्य को करने का एक जंतर किया। गांधी जी ने किसी कार्य को करने का हमें जंतर दिया है। उन्होंने कहा है, सबसे गरीब और सबसे कमजोर आदमी तुमने देखा हो, सदैव उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम तुमने
उठाने का विचार कर रहे हो उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। आज मैं आप सभी को एक जानकारी देना चाहता हूं। जब यहां से आप बाहर जाओ तो सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए नहीं, कार्य करना है। कार्य क्या करना है? बिहार के उस बच्चे के लिए जिसके पिता को अपना प्रदेश छोड़ना पड़ा। आपको कार्य करना है बिहार के उसके बच्चे के लिए जिसके पिता को अपना प्रदेश छोड़ना पड़ा था, क्योंकि यहां विकास नहीं था। कार्य करना है हर उस अपमान का दाग मिटाने के लिए जो बिहार के सीने में दाग दिया गया, क्योंकि कुछ लोगों ने बिहार को जंगल राज में बदल दिया। कार्य करना है हर सम्मान के लिए जिसका बिहार हकदार है। कार्य करना हर उस मां के लिए जिसका बेटा उस जंगल के राज में मार दिया गया। कार्य करना उस बहन के लिए जिसके भाई का अपहरण कर दिया गया। कार्य करना है उस बिहार के इंसान के लिए जो अपने प्रदेश और देश को विश्व का सबसे उन्नत स्थान बनते देखना चाहता है। उसके लिए हमें काम करना है। और साथियों, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं इन सब सारी चीजों का संज्ञान लेते हुए इस बार के चुनाव